नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। छत्तीसगढ़ दौरे पर बीजेपी की स्टार प्रचारक स्मृति ईरानी धमतरी में जनसभा को किया संबोधित, जनता से की वोट की अपील। सागर में बीजेपी प्रत्याशी ने आचार संहिता का किया उल्लंघन, धारा 188 के तहत मामला दर्ज, मामले में विवेचना कर रही होगी कार्रवाई। रायपुर में बीजेपी प्रत्याशी विजय बघेल ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर साधा निशाना, कहा जनता को छलने का काम कर रही भूपेश सरकार। और सरायपाली में चुनाव प्रचार प्रसार में जुटी पार्टियां, कांग्रेस के लोकसभा प्रभारी मनमोहन कटोच पहुंचे कुसमी सरार गांव, लोगों को समझाया कांग्रेस के घोषणा पत्र का महत्व। चलिए तो अब खबरें विस्तार के साथ। बड़वानी जिले में आगामी 13 तारीख को होने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा को लेकर आज बड़वानी बीजेपी जिला कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें आगामी 13 तारीख को बड़वानी जिले के ग्राम तलून में होने वाली सभा को लेकर लोकसभा और राज्यसभा सांसद द्वारा विस्तृत जानकारियां दी गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिला अध्यक्ष ओम सोनी सहित बीजेपी के कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की इस सभा के संयोजक भी हैं और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मध्य प्रदेश में चल रहे चुनावी अभियान में इस बड़वानी जिले में देश के और दुनिया के सबसे बड़े नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का प्रधानमंत्री बनने के बाद में पहली बार आगमन बड़वानी में होने जा रहा है। 13 तारीख को इस बड़वानी की धरती पर वो आने वाले हैं, जहां एक विशाल चुनावी सभा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें बड़वानी जिले की 4 विधानसभा और साथ में धार और अलीराजपुर की 2 विधानसभाओं को जोड़कर 7 विधानसभाओं का एक विशाल सम्मेलन, चुनावी सम्मेलन होने वाला है। निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा किए गए विकास कार्य, जनहितैषी योजनाएं और देश में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा चलाई जा रही ऐसी अनेक योजनाओं के विकास के आधार पर एक चुनाव चल रहा है और इसको लेकर जनता से अभिनंदन करने के लिए, उनसे इस मध्य प्रदेश के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः बने, इसकी मांग को लेकर हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बड़वानी की धरती पर आ रहे हैं। जिला मुख्यालय धमतरी के पास ग्राम आमदी में केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के स्टार प्रचारक स्मृति ईरानी ने एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने सभा में बीजेपी प्रत्याशी रंजन साहू के पक्ष में वोट मांगते हुए कहा कि वे रंजन की जीत के प्रति बेहद आश्वस्त हैं। अपने उद्बोधन में उन्होंने भूपेश सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार कांग्रेस का एटीएम है और ये भारत की एकमात्र ऐसी प्रदेश सरकार है जो दुबई से ऑपरेट हो रही है। उन्होंने उपस्थित जनसमूह को कमल के बटन को दबाने, मोदी को लाने और रंजन को जिताने के लिए प्रेरित किया। विश्वासघात किया और विश्वासघात किस प्रकार का किया आज मैं बतलाती हूं। यहां रोरा जी बैठे हैं, कहां है रोरा जी? रायपुर में काम करते हैं भारतीय जनता पार्टी के संगठन को सशक्त करने का। आप उनसे पूछ लीजिएगा, धमतरी के ही हैं। उनके पूरे कार्यकाल में उन्होंने जीवन में कभी ऐसा नहीं देखा कि रायपुर में प्रशासन में एक अफसर को एक एप्लीकेशन आती है, एप्लीकेशन, और ये अखबार में छपा है छत्तीसगढ़ के। एप्लीकेशन में कौन लिख के देता है कि जमीन चाहिए? पाकिस्तान का एक संगठन लिख कर देता है कि जमीन चाहिए। बगैर सरकार के अफसर तुरंत ताबड़तोड़ एप्लीकेशन लेकर इश्तिहार छपवाने लगते हैं कि भाई ये जमीन किसको दी जाए। भारतीय जनता पार्टी विरोध करती है, फिर इश्तिहार बंद होता है, फाइल बंद होती है। बगैर साहब की सरकार की चलती तो पाकिस्तान के संगठन को भी छत्तीसगढ़ की जमीन दे देते। पूरे प्रदेश की बहनों से ये वादा किया था कि छत्तीसगढ़ में शराबबंदी होगी ताकि गरीब परिवार और विशेष माताएं बहनें
शराब के इस अभिशाप से अपने परिवारों को बचा सके। ये वादा किया था कि नहीं किया था कांग्रेस पार्टी? और माताओं बहनों ने कि कांग्रेस की मुखिया स्वयं एक महिला है और वो अगर अपने नेताओं से कह रही है कि शराबबंदी होगी तो निश्चित रूप से कांग्रेस वचन की पूर्ति करेगी। मैं बहनों से कहने आई हूं, शराब का अभिशाप न सिर्फ अभिशाप बनकर रहा छत्तीसगढ़ में, बल्कि छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के नेताओं ने आपके परिजनों को शराब के नशे में और भी लिप्त करने के लिए घोटाले पर घोटाला किया। पैसा बहा गरीब के घर से, पैसा न सिर्फ बहा बल्कि सम्मान नष्ट हुआ गरीब परिवारों का। महिला परेशान हुई, पीटी गई, प्रताड़ित हुई और 2000 करोड़ रुपया लूट लिया छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के नेताओं ने। सागर से बीजेपी प्रत्याशी शैलेंद्र जैन के ऊपर आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया। थाना प्रभारी को की गई शिकायत में रिटर्निंग अधिकारी ने लिखा कि उन्हें दूरभाष पर सूचना प्राप्त हुई कि साहू समाज धर्मशाला में बिना अनुमति एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा था, जिसमें लगभग 4000 महिला और पुरुष उपस्थित थे। सूचना प्राप्त होते ही मेरे द्वारा एफएसटी दल और वीएसटी दल को रवाना किया गया, जिसमें उनके द्वारा संपूर्ण कार्यक्रम की वीडियोग्राफी की गई। कार्यक्रम में लगभग 1500 कुर्सियां लगी थी, मंच भी बनाया गया था और मंच पर अन्य लोगों के साथ बीजेपी प्रत्याशी शैलेंद्र जैन भी उपस्थित थे। वीडियो से यह भी स्पष्ट हो रहा है कि कार्यक्रम में महिलाओं को बर्तन सेट भी गिफ्ट पैक के रूप में वितरित किए जा रहे थे। कार्यक्रम स्थल पर सभी लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था भी की गई थी, जिसको लेकर आचार संहिता उल्लंघन की धाराओं में मामला दर्ज किया गया है और धारा 144 का उल्लंघन होना पाया जाने से आईपीसी की धारा 188 के तहत विवेचना कर कार्यवाही की जाएगी। इस शिकायत के बाद शैलेंद्र जैन के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया। जिसमें उनके द्वारा ये अवगत कराया गया था कि एक प्रत्याशी विशेष के द्वारा आचार संहिता का उल्लंघन किया जा रहा है। बिना अनुमति के एक कार्यक्रम आयोजित हो रहा था, उसमें वो शामिल हुए थे, जिसमें एआरओ के प्रतिवेदन और वीएसटी टीम के रिकॉर्डिंग के आधार पर एक प्रकरण थाना मोती नगर में पंजीबद्ध किया गया है, जो आचार संहिता के उल्लंघन से संबंधित है। जहां भी इस तरह के मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के वायलेशन के या आचार संहिता के उल्लंघन के मामले आते हैं तो संज्ञान में आने के बाद तत्काल उसमें कार्रवाई की जाती है और उसका चुनाव पर क्या असर पड़ेगा इस संबंध में तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन हाँ, वैधानिक कार्रवाई जो भी उचित और वैधानिक कार्रवाई। सुकमा में शांतिपूर्ण चुनाव कराना जिला प्रशासन के लिए चुनौती साबित हो रहा है। ऐसे में अब मौसम भी बड़ा बाधक बन रहा है। कोंटा विधानसभा के 42 ऐसे मतदान केंद्र हैं जो घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र में आते हैं। वहां सेना के हेलीकॉप्टर से मतदान दल भेजा जाना था, लेकिन खराब मौसम के कारण 2 दिन में मात्र 25 दल ही जा पाए हैं। वहीं सभी 233 मतदान दल कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान केंद्र के लिए रवाना होंगे, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। रोड में नहीं जा सकते, नक्सल सेंसिटिव क्षेत्र है, उसको चापर के माध्यम से आज चालू हुआ है। सो 2 दिन का प्लान है, इसमें हमारा पूरा अंदर जो भी 42 दल जाने का है, आज और कल चापर के माध्यम से पूरा जाएंगे और उसके बाद बाकी पूरा दल तो बाई रोड जाएंगे मतदान के पहले दिन से। नहीं, वहाँ का लोगों को ऑलरेडी हमने इन्फॉर्म किया है, कुछ जगह में शिफ्टेड भी है हमारा, वो शिफ्टेड वाले को ऑलरेडी हमने इन्फॉर्म किया है कि इसी जगह होगा करके। सो उसी बेसिस में लोग मतदान के दिन आएंगे और वहाँ वोट दे सकते हैं। ईवीएम मशीन्स और जो पोलिंग कराएंगे वो कर्मी भेजे जा रहे हैं, पूरी सुरक्षा में भेजे जा रहे हैं और बहुत शांति तरीके से चुनाव कराया जाएगा। पूरे सिक्योरिटी का से अब खबर रायगढ़ से है, जहां कलेक्टर कार्तिकेय गोयल ने कोडातराई में धान तौलाई कर धान खरीदी का शुभारंभ किया। इस अवसर पर एसएसपी सदानंद कुमार, सीडीओ, जिला पंचायत सहायक कलेक्टर मौजूद रहे। वहीं कलेक्टर गोयल ने पेयजल की सुविधा सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए धान संग्रहण हेतु बारदानों की स्थिति की जानकारी ली। साथ ही खाद्य अधिकारी ने बताया कि वर्तमान में पीडीएस और नए मिलाकर पर्याप्त बारदाने उपलब्ध हैं। कलेक्टर गोयल ने समिति में पंजीकृत किसानों की जानकारी लेते हुए नए किसानों की भी जानकारी दी।
खबर नारायणपुर से है, जहां संवेदनशील क्षेत्र के 16 मतदान केंद्रों के लिए मतदान दलों को हेलीकॉप्टर से रवाना किया गया था। वहीं शेष मतदान केंद्रों के लिए मतदान दलों को निर्वाचन सामग्री वितरण कर रवाना किया गया। इस अवसर पर सामान्य प्रेक्षक निरंजन कुमार, सुधांशु कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी अजीत वसंत की तरफ से मतदान दलों का जायजा लेकर मतदान दलों को रवाना किया गया। फरसागुड़ा में पहले चरण का मतदान शुरू होते ही बीजेपी प्रत्याशी केदार कश्यप ने मताधिकार का प्रयोग किया। साथ ही उन्होंने जनता से अपील की है कि शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न कराने में शासन प्रशासन का सहयोग करे। तो आपको बता दें कि आज मतदान हो रहा है और मतदान को लेकर लगातार सभी मतदान का प्रयोग कर रहे हैं। इसी को लेकर तमाम दिग्गज भी मतदान का प्रयोग अपना कर रहे हैं। इस बीच कबीरधाम जिले के दोनों विधानसभा में भी मतदान हो रहा है और फरसागुड़ा के में पहले चरण में मतदान शुरू होते ही बीजेपी प्रत्याशी केदार कश्यप ने भी मतदान का प्रयोग किया और अपना मतदान इस्तेमाल करने के बाद जनता से अपील भी वो करते नजर आए। जनता से सीधे शब्दों में अपील करते हुए उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न कराया जाए, जनता अपने घरों से निकले और अपने मताधिकार का प्रयोग करे। वो खुद मतदान करने के बाद ये कहते नजर आए कि आम जनता को हमें जिताना बेहद जरूरी है ताकि आने वाले समय में प्रदेश का विकास बेहतर तरीके से हो पाए। कबीरधाम जिले के दोनों विधानसभा क्षेत्रों के सभी मतदान केंद्रों में मतदान शुरू हो चुका है। वहीं कुल 804 मतदान केंद्रों में लोकतंत्र के महापर्व विधानसभा निर्वाचन 2023 के स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान कार्य प्रारंभ हो गया है। खबर कोंडागांव से है, जहां विधानसभा की बीजेपी प्रत्याशी लता उसेंडी ने पहले चरण के मतदान का प्रारंभ होते ही अपना मताधिकार का प्रयोग किया। वहीं मतदाताओं की लंबी लंबी कतार देखने को भी मिल रही है। शाजापुर विधानसभा चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा की गई नई व्यवस्था अनुसार जिले के 753 बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं में से 713 ने आज घर बैठे मतदान किया। जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर किशोर कन्याल के निर्देशन में आज मतदान संपन्न हुआ। जिले के तीनों विधानसभा क्षेत्रों के 80 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग 667 मतदाताओं और 18 वर्ष से अधिक उम्र के 86 दिव्यांग मतदाताओं, कुल 753 मतदाताओं का नाम घर से मतदान करने की सूची में शामिल किया गया था। इनमें से शाम 6:30 बजे तक 80 वर्ष से अधिक उम्र के 630 बुजुर्ग मतदाता और 18 वर्ष से अधिक उम्र के 83 दिव्यांग मतदाता, इस प्रकार कुल 713 मतदाता मतदान कर चुके हैं। जिन मतदाताओं द्वारा आज मतदान नहीं किया गया है उनसे 10 नवंबर को मतदान कराने के लिए दोबारा दल भेजा जाएगा। अच्छा, तो मतदान केंद्र नहीं जाने से आपको थोड़ी आराम मिला इस बार? अच्छा, क्या कहना चाहेंगे आप इस सुविधा के बारे में? अच्छा, 30 साल पहले वोट डाला था, अब मम्मी जी वोट नहीं डालती थी, तो आज घर सुविधा का उपयोग इन्होंने कहा है। कितनी उम्र है इनकी? इनकी 90 करीब। तो ये क्या वोट डालने के लिए मतदान केंद्र में जाने की स्थिति में थी? नहीं थी, पर ये जाती नहीं थी ना। हाँ, तीनों जगह पे आज हम लोगों ने ये जो 80% 80 ईयर्स प्लस के और जो पीडब्ल्यूडी के हमारे वोटर्स थे, टोटल 754 वोटर्स थे, उनके घरों पर जाकर वोटिंग कराई है। अभी तक 42% पोलिंग हमारे एक बजे तक हो चुका है और शाहजहांपुर विधानसभा में अभी तक 64% के आसपास हो चुका है। बहुत फास्ट काम हो रहा है और मुझे पूरी उम्मीद थी, जैसे हम लोगों ने प्लान किया था कि 90% एंड अबव केसेस की आज हमारी पोलिंग हो जाएगी। मुझे पूरा विश्वास से हो जाएगी और जो थोड़ा बहुत रह जाएगा, जैसे एक मतदाता यहाँ का भी है जो बाहर है, तो ऐसे केसेस में उनको 10 तारीख को वोटिंग कराएंगे। तो आप लोग देख रहे हैं अभी जैसे आज जिस महिला से हम मिले थे वो 25 साल के बाद वोट डाल रही है। उनका वो 25 साल से कभी वोट डालने नहीं गई थी, तो आज वो बहुत खुश थी। हम लोग देख रहे थे, जो हमें बहुत अच्छा लगा। तो आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा इस बार एक नई व्यवस्था की गई है, जिसके तहत बुजुर्ग जो मतदाता हैं, यानी 80 साल की उम्र से ज्यादा के जो मतदाता है वो घर बैठे मतदान कर सकते हैं। और इतिहास में ये पहली बार ऐसी व्यवस्था की गई जिसको लेकर जो टीमें हैं, जो दल है, वो दिव्यांग मतदाताओं और बुजुर्ग मतदाताओं के घरों तक पहुंचे और घर बैठे इस दौरान बुजुर्गों ने मतदान किया।
लगभग 753 की संख्या थी, जिसमें से 713 लोग मतदान कर चुके हैं। घर बैठे मतदान करने से आम लोगों को काफी ज्यादा जो सहूलियत है वो इस बार देखने को मिली। हालांकि चुनाव आयोग ने यह फैसला लिया था कि इस बार घरों से मतदान की सुविधा दी जाएगी, क्योंकि मतदान का जो प्रतिशत है वो चुनाव आयोग बढ़ाना चाह रहा है। और जो बुजुर्ग मतदाता जिनका वोट बना है लेकिन वो घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, उनकी कंडीशन ऐसी नहीं है जो घरों से बाहर नहीं निकल पाते। दिव्यांग मतदाता कुछ ऐसे होते हैं जो नहीं मतदान केंद्र तक पहुंच पाते, उनको लेकर यह सुविधा दी गई है और घरों से मतदान करने की सुविधा पहली बार ऐसा हुआ जब चुनाव आयोग ने दी। और ये जो नई व्यवस्था की गई है इससे आमजन को काफी ज्यादा सहूलियत हुई। ये तस्वीर भी आप देख सकते हैं, घरों तक टीमें पहुंच रही हैं बुजुर्ग मतदाताओं के, और लगभग 18 वर्ष से अधिक उम्र के 86 दिव्यांग मतदाताओं ने जो घर से मतदान करने वाले थे उन्होंने मतदान कर दिया है। हालांकि कुछ लोग जो बचे हैं, अब 10 नवंबर को मतदान दोबारा दल उनके घर भेजा जाएगा और बाकी जो शेष मतदाता हैं उनसे 10 नवंबर को दोबारा मतदान करवाया जाएगा। अच्छा, तो मतदान केंद्र नहीं जाने से आपको थोड़ी आराम मिला इस बार? अच्छा, क्या कहना चाहेंगे आप इस सुविधा के बारे में? अच्छा, 25 साल पहले वोट डाला था, अब मम्मी जी वोट नहीं डालती थी, तो आज घर सुविधा का उपयोग इन्होंने कहा है। कितनी उम्र है इनकी? इनकी 90 करीब। तो ये क्या वोट डालने के लिए मतदान केंद्र में जाने की स्थिति में थी? नहीं थी, पर ये जाती नहीं थी ना। हाँ, तीनों जगह पे आज हम लोगों ने ये जो 80% 80 ईयर्स प्लस के और जो पीडब्ल्यूडी के हमारे वोटर्स थे, टोटल 754 वोटर्स थे, उनके घरों पर जाकर वोटिंग कराई। महादेव सट्टा ऐप के वायरल वीडियो को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि बीजेपी अपनी हार मान चुकी है। ईडी आईडी के सहारे चुनाव लड़ रहे हैं। जिस व्यक्ति का वीडियो है वो बीजेपी का है। जांच में पता चला है ये चुनाव की दृष्टि से हो रहा है। 17 तारीख तक ये सब आते रहेंगे। बीजेपी और ईडी वाले महादेव सट्टा ऐप वालों को बचा रखे हैं। इन सबसे बीजेपी को राजनीतिक लाभ मिल रहा है। अब तक ऑनलाइन वोटिंग बंद नहीं होगा, ये सब बंद नहीं हो सकता। केंद्र सरकार को इन सब को बंद करना चाहिए। बीजेपी को छत्तीसगढ़ का खजाना और खदान चाहिए, इसलिए इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। वीडियो वाला व्यक्ति पहले अपने आप को महादेव सट्टा ऐप का कर्मचारी बता रहा था और बाद में खुद को महादेव का मालिक बता रहा है। और सीएम ने कहा कि यह वीडियो बीजेपी ने ही जारी किया है। जनता पार्टी अपनी हार मान चुकी है और इस कारण से ईडी आईटी को सामने करके चुनाव लड़ रहे हैं। और ईडी है वो प्रमुख भूमिका निभा रही है। और उसमें जिस व्यक्ति का अभी मैसेज आया वो सारे तमाम, पहली बात तो पकड़ा गया, पता चला वो भारतीय जनता पार्टी के नेता के बड़े करीबी जो पकड़ा गया। जो गाड़ी है वो भी किसी भाजपा नेता की गाड़ी है, जो बिलासपुर के हैं, कोरबा के हैं, इस नेता की गाड़ी है। तो आदमी भी उसका भारतीय जनता पार्टी का, गाड़ी भी उन्हीं का, और पकड़ने वाले भी मतलब भारतीय जनता पार्टी का एक विंग है, ईडी वो पकड़ती है। इनका फायदा तो इस प्रकार की कहानी डलवाने में इनको राजनीतिक फायदा होगा। 2 साल से इसकी जांच चल रही है। उन्होंने एक ऐप बंद किया जो कि भारतीय सर्वर में प्ले स्टोर पर पहले से नहीं है। इनकी मंशा बंद कराने की नहीं है। ये लोग अपने कस्टमर को एपीके भेजकर सट्टा खिलाते हैं। इस पर कार्रवाइयां करना चाहिए और पूरे देश में सभी ग्रुप को प्रतिबंधित करना चाहिए, बंद करवाना चाहिए। व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल से भी संचालित होता है जो अभी भी चल रहा है। जब तक ऑनलाइन बेटिंग बंद नहीं होगा कुछ भी बंद होने वाला नहीं है। ऑनलाइन सट्टा खिलाने वाले ने पूरे देश भर में लाखों फर्जी खाते। विधानसभा चुनाव में अपनी जीत के लिए कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है, जिसे भरोसे का घोषणा पत्र कहा गया। बीजेपी की योजनाओं को काउंटर करने के लिए कांग्रेस ने कई योजनाओं में
दाव चला है। इसमें कई लुभावनी योजनाओं का जिक्र किया गया है। किसान कर्ज माफी से लेकर स्कूल कॉलेज की फ्री एजुकेशन सहित योजनाओं की घोषणा की गई है। कांग्रेस के घोषणा पत्र को पार्टी की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने घोषित किया। इस दौरान कांग्रेस राजीव भवन में कुमारी शैलजा के साथ शिव कुमार डहरिया, कुलदीप जुनेजा, राधिका खेड़ा, सत्यनारायण शर्मा, सुबोध हरितलवाल सहित कई नेता मौजूद रहे। पात्र 7.5 लाख परिवारों को केंद्र सरकार ने आवास नहीं दिया है। हम उन सभी 7.5 लाख परिवारों को और 10 लाख अन्य जरूरतमंद परिवारों को मुख्यमंत्री आवास न्याय योजना के तहत आवास देंगे। इसके लिए हम आर्थिक सर्वेक्षण करवा चुके हैं। अब उनको मालूम है, क्योंकि हमने ये अनाउंस कर दिया, तो वो कह रहे हैं हम अपनी कोई फिगर निकाल के कह रहे हैं हम दे। कोई भरोसा नहीं है साथियों का। लघु वनोपजों पर एमएसपी पर मिलेंगे अतिरिक्त 10 रुपए प्रति किलो। हमारी सरकार ने 7 से बढ़ाकर 63 लघु वनोपजों को एमएसपी पर खरीदना शुरू किया है। अब हमारा वायदा है कि समर्थन मूल्य एमएसपी के अतिरिक्त 10 रुपए प्रति किलो और हम इस पर देंगे। अब 10 लाख रुपए तक का मिलेगा मुफ्त इलाज। पहले था 5 लाख, अब होगा 10 लाख। डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत अब गरीब वर्ग को इलाज के लिए 5 लाख रुपए की बजाय 10 लाख रुपए तक मिलेंगे। साथ ही गरीबी रेखा से ऊपर एपीएल को 50,000 की बजाय अब 5 लाख रुपए। आप सोच सकते हैं। कांग्रेस पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है। घोषणा पत्र को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बयान भी दिया है और कहा कि सभी विधानसभाओं में हमने आम सभा की, जनता से मुलाकात की। जो गारंटी हमने दी है वो हम पूरी करेंगे। छत्तीसगढ़ की जनता को कांग्रेस की गारंटी पर पूरा भरोसा है। बीजेपी के वादे की कोई गारंटी नहीं है। पहले भी उन्होंने सभी को ठगने का काम किया है। नारायणपुर में बीजेपी जिला अध्यक्ष की हत्या और नक्सलियों से साठगांठ के आरोप पर सीएम ने कहा कि पहले भी ये कहा था कि एनआईए से जांच करा लीजिए। भारत सरकार को चिट्ठी भी लिखी गई, लेकिन उनको सिर्फ राजनीति करनी है। जिला स्तर के पदाधिकारियों की मृत्यु हुई है। पूरा परिवार के लिए संवेदनाएं हैं। हमारे फोर्स के दबाव के चलते नक्सली पीछे हटे हैं। छोटी मोटी घटनाएं हो रही हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। पहले और अब की स्थिति में जमीन आसमान का फर्क है। जब ये लोग आरोप लगाए थे तो मैंने कहा कि इस जांच एनआईए से करा लीजिए। भारत सरकार को चिट्ठी भी लिख दी, लेकिन इनको केवल राजनीति करना है। घटना हुई है, भारतीय जनता पार्टी के जिला स्तर के पदाधिकारी की मृत्यु हुई है। पूरे परिवार के प्रति मैं संवेदना व्यक्त करता हूं, लेकिन लगातार हमारे फोर्स के दबाव के चलते नक्सली बहुत पीछे हो गए हैं। अब लोग आराम से अंदरूनी क्षेत्र में भी जा रहे हैं। कहीं कहीं छूटपूट घटनाएं हो रही है, उससे इंकार नहीं किया जा सकता। लेकिन जो पहले वाली जो स्थिति थी और अब में जमीन आसमान का अंतर है। और वो बोलते हैं कि मैं ओबीसी इसलिए गाली देते हैं, तो मैं भी तो ओबीसी हूं भाई, फिर वो गाली क्यों दे रहे हैं? और मैं इस आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, 5 साल पहले रमन सिंह जी मुझे फर्जी केस में फंसाने की कोशिश की थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का पतन हुआ है। आज केंद्र सरकार के इशारे पर ईडी षड्यंत्र पूर्वक मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका अर्थ यही हुआ है कि केंद्र सरकार का भी पतन होने की शुरुआत हो गई है। आप षड्यंत्र करके किसी को बदनाम करने की कोशिश करेंगे तो आपका पतन। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।